दोस्तों नमस्ते। कुछ दिन पहले मैंने जैक स्पैरो की एक कहानी आपको बताई थी और उस कहानी में एक बड़ा मोड़ आ गया है। एक घटना घट चुकी है और घटना यह है कि जैक स्पैरो वाली कहानी में, समुद्री चाचाओं की कहानी में हमने जिसका जिक्र किया था, उनके ऊपर महाराष्ट्र पुलिस ने गुनाह रजिस्टर्ड कर लिया है और उनकी इंक्वायरी अभी महाराष्ट्र की ईओडब्ल्यू मतलब इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग करेगी। यह कहानी इतनी गंभीर है कि इस विषय को बड़ी गंभीरता से ही लेना पड़ेगा। दोस्तों, समुद्र में काम करने वाले लोगों को इतना लूटा गया है और लोगों के मुंह से ऊह तक नहीं निकली। ईडी को कंप्लेंट की गई है, सीबीआई को कंप्लेंट की गई है, ईओडब्ल्यू को कंप्लेंट की गई थी, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ था। यहां तक कि दोस्तों, इस विषय पर मीडिया भी बात नहीं कर रही थी। लाखों लोगों को करोड़ों रुपयों के लिए ठगा जा रहा था और कोई कुछ भी बात नहीं कर रहा था। एक व्यक्ति मुंबई में बैठकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था और उसकी लड़ाई के एक टप्पा अभी पूरा हुआ है, एक बात अभी हुई है। इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग द्वारा गुनाह रजिस्टर्ड कर लिया गया है। आगे क्या होगा? बहुत सारे ऐसे गुनाह रजिस्टर्ड हो जाते हैं। क्या लोग तह तक पहुंच पाते हैं? क्या इस तरह के अपराधों को सजा मिल जाती है? और यह अपराध तो इतना भयंकर है, मैं तो मानता हूं किसी का खून करने से भी भयंकर यह अपराध है। मर्डर कर दिया तो एक आदमी की जिंदगी एक ही वक्त खत्म हो जाती है, लेकिन यहां पर लोगों को हर महीने मारा जाता था, हर महीने लूटा जाता था। आप जानते हैं ना, जैक स्पैरो जो समुद्री चाचा थे और जो समुद्र में आए लोगों को लूटते थे, लेकिन समुद्र में जाने वाले लोगों को जाने से पहले और आने के बाद हर माह लूटा जाता था। क्या ये कोई ध्यान में रखेगा? क्या इसकी बात कभी होगी? मैं आपको वो कहानी हिंदी में पूरी तरह से बता रहा हूं। वही कहानी, क्राइम रजिस्टर्ड हो चुका है, अब गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? क्या वो भागकर, जिस व्यक्ति पर गुनाह दाखिल हुए हैं, क्या वो भागकर विदेश में जा पाएगा? ऑलरेडी उसकी फैमिली तो विदेश में चली जा चुकी है। जिसने जहां जहां पैसा ट्रांसफर किया है, क्या उस पैसे के बारे में कोई सोचेगा? दोस्तों, इसके संबंध बड़े भयंकर है। मैं वही कहानी आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति है सारंग नाम का, अब्दुल गनी सारंग उसका नाम है, और अब्दुल गनी सारंग की ही तफ्तीश अब मुंबई पुलिस कर रही है। यह कहानी बड़ी दूर से शुरू होती है। ब्राजील में एक कंपनी है क्राउन अकॉर्ड, जिसका जहाज गया हुआ था और उसको डिटेन करके रखा गया था। और डिटेन का कारण था कि एक व्यक्ति, वहां पे ऐसे कर्मचारी मिले, सीफेयरर्स मिले, जिनकी सैलरी का एग्रीमेंट ही $1400 का था, जो कि उस वक्त के एग्रीमेंट द्वारा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट द्वारा, इंटरनेशनल नियमों द्वारा वो $1800 कम से कम होने चाहिए थे, लेकिन दिए जा रहे थे $1400। तो जहाज को डिटेन कर लिया गया, कंपनी ने अलग एग्रीमेंट भेजा, जहाज को फ्री करवा लिया गया, लेकिन पैसा नहीं मिला। 62 कंपनियां हैं, 62 कंपनीज है देश में, 62 जो सीफेयरर्स में काम करती है, जो यहां के देश विदेशों में माल पहुंचाने का काम करती है, माल लाने का काम करती है, व्यापार उद्यम का काम करती है। और इन 62 कंपनियों में कम से कम 2 लाख सीफेयरर्स है, 2 लाख सीफेयरर्स। $400 का घाटा यही हो रहा है हर एक की एग्रीमेंट में। मतलब एग्रीमेंट होता है 1800 का, मिलते हैं 1400। एग्रीमेंट की कॉपी दिखाई नहीं जाती ना। काम करना है तो करो, नहीं करना है तो निकल जाओ। अब जिनको काम की जरूरत होती है वो करते रहते हैं। दोस्तों, ये तो हुआ एग्रीमेंट का घपला। और एक मामला है, और वो मामला यह है कि जो भी एम्प्लॉय काम करता है उसका पीएफ होता है, उसकी ग्रेच्युटी होती है, उसको समय समय पर वो रकम उसके सैलरी से कट करके, डिडक्शन करके उसके पीएफ के अकाउंट में जमा कर देनी चाहिए। अब ये तो नियम है। इसमें एक एग्रीमेंट का नियम भी मैं आपको बता देता हूं। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 का धारा
97 और धारा 97A के अनुसार पीएफ और ग्रेच्युटी डिडक्ट करके उनके अकाउंट में डाल देनी चाहिए। लेकिन क्या नूसी की तरफ से ये अमाउंट डिडक्ट करके उनकी सैलरी की अमाउंट, उनके मेहनत का पैसा उनके अकाउंट में डाल दिया जाता था? बिल्कुल नहीं। ये किसी और कंपनी को पैसा ट्रांसफर हो रहा था, किसी और लोगों के पास पैसा जा रहा था। ये कौन थे? ये कौन सी कंपनियां थी? ये कौन से ट्रस्ट थे जिनके पास ये नूसी पैसे भेज रही थी? अब नूसी तो एक ऐसे संगठन है जो सीफेयरर्स के लिए काम करता है। ये नूसी ही तय करती थी कि कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है। मैं आपको बता दूं, ये अब्दुल गनी सारंग नाम के व्यक्ति के बहुत सारे संबंध है। ये अब्दुल गनी सारंग का घर मुंबई के डोंगरी इलाके में है, पल्लव गली में। अब ये पल्लव गली के डोंगरी के पल्लव गली में रहने वाला ये अब्दुल गनी सारंग, इसके घर के ठीक नीचे जाकिर नाइक का ऑफिस था, पीस टीवी वाला। वही जाकिर नाइक जो दुनिया को चाहिए, जो मुंबई की भारत की पुलिस को चाहिए, जो देश में दंगे फैलाने का काम करता था, उसके लिए फंडिंग जमा करने का काम करता था, वही जाकिर नाइक का ऑफिस इसी अब्दुल गनी सारंग के घर के नीचे था। इतना ही नहीं, कई जगह उसके बांद्रा में भी संबंध थे इसके साथ, बांद्रा में भी वो शेयर कर रहे थे। हर जगह इसके संबंध देश विघातक शक्तियों से दिखाई देते हैं। अब ये जो पैसे डिडक्ट हो रहे थे, क्या वो पीस टीवी को जा रहे थे या और किसी कंपनी को जा रहे थे या किसी और ट्रस्ट को जा रहे थे? कहानी बड़ी ही संगीन है दोस्तों। ये कुछ ट्रस्ट के नाम मैं आपको बता रहा हूं, मराठी में वो नाम बता दिए मैंने। स्टेला मरीज नाम की एक ट्रस्ट है, अपोस्टोबली नाम की एक ट्रस्ट है, सी मिशन इंडिया नाम की एक ट्रस्ट है, और इन्हीं ट्रस्ट को यह पैसा जा रहा था। ये ट्रस्ट क्या काम करते हैं? क्या सीफेयरर्स के लिए कोई अच्छा करने का काम करते हैं? क्या सीफेयरर्स की जिंदगी संवारने का काम करते हैं? देश के, महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न देश के क्षेत्रों से आने वाले, मुंबई में काम करने वाले सीफेयरर्स, मुझे मराठी के वीडियो के बाद तमिलनाडु से फोन आए, मुंबई से फोन आए, बहुत जगह से फोन आए, केरला से फोन आए, और उन्होंने, हर किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि यह बड़ा ही गंभीर मामला है। हर एक के लाखों रुपए लूटे गए हैं, और अब जाके कहीं क्राइम रजिस्टर्ड हो चुका है। ये अब्दुल गनी सारंग के साथ और एक व्यक्ति पर भी क्राइम रजिस्टर हो चुका है। मैं आपको वो एफआईआर की कॉपी भी दिखा रहा हूं। 10 करोड़ रुपए का उन्होंने ठगा है, ये क्राइम रजिस्टर हुआ है, लेकिन रकम बहुत बड़ी है दोस्तों। प्रॉपर्टी विदेशों में ली गई है, प्रॉपर्टी विदेशों में ट्रांसफर की गई है। पीस टीवी के साथ, जाकिर नाइक के साथ इनके संबंध है। लेकिन यह मामला सिर्फ क्राइम रजिस्टर्ड होने तक ही ना रुके, आगे और चले, इसकी भी जरूरत है। इसीलिए सीफेयरर्स को भी अभी एक मिशन चलाना पड़ेगा। मेरे जैसे व्यक्ति 1-2 बार इसके बारे में बात कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम बात करके और कहीं इसका फॉलोअप ले सकते हैं, लेकिन जो लड़ाई असल में लड़नी है वो सीफेयरर्स को लड़नी है। उन्हीं को इसका फॉलोअप लेना पड़ेगा, इसके पीछे जाना पड़ेगा। शायद ये भी हो सकता है कि इतने बड़े बड़े लोग इसमें हैं कि धमकी भी आ सकती है। मुझे भी कई लोग बोल रहे थे कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बोल रहे हो, इतनी बातें क्यों बता रहे हो, आपको भी धोखा हो सकता है। धोखा हो तो होगा, शायद होगा भी, शायद नहीं भी होगा, शायद धमकी आएगी भी, शायद नहीं आएगी भी। लेकिन ये जो चीजें हो रही है, लाखों लोगों को करोड़ों रुपए में लूटने का जो तंत्र चल रहा है, उसको उजागर करना अब हर एक की जिम्मेदारी हो गई है। मेरा सवाल यह है दोस्तों, सीफेयरर्स अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक आध यूट्यूबर को यह विषय बताया भी जाता है, यूट्यूबर से यह कर भी लेता है, लेकिन असल में जो मीडिया का काम है इसको उजागर करना, क्या मीडिया सच में इसको उजागर कर रही है या नहीं तो क्यों नहीं? क्या मीडिया के हाथ भी इसमें लिप्त है? इसी सवाल का जवाब हमें मिल जाना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।